इमिग्रेशन, इन इश्यूज पर भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के मायने क्या हैं, और हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। H1B वीजा से सिटीजनशिप का जो पाथवे है उसे भी और ज्यादा मुश्किल किया गया है। दो देश, अगर उनमें से एक अमेरिका नहीं है तो डॉलर में क्यों आदान प्रदान होना चाहिए? क्यों ना उन देशों की किसी मुद्रा में हो? अगर आपके देश में हाइपर नेशनलिज्म होगा तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया में या अन्यथा इंडिपेंडेंट कारणों से दूसरे देशों में भी हाइपर नेशनलिज्म हो। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। इसी जनवरी 20, 2025 को उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ। हम लोग अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं, उन मुद्दों पर भी जिन्हें हम के पिन यानी कि खबर पर इंटरव्यूअर की नज़र कहते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। स्वाभाविक है कि ये मेरा कोर क्षेत्र नहीं है, इसलिए मेरी टीम का धन्यवाद कि उन्होंने इसमें मेरी मदद की है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का वापस आना किस तरीके से भारत के लिए अच्छी या बुरी खबर है, भारतीय युवाओं के लिए, खासतौर से एस्पिरेशनल यूथ के लिए, आप जैसे लोगों के लिए ये कैसी खबर है। आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं। वो एक हाइपर नेशनलिस्ट किस्म के व्यक्ति हैं जो प्रोटेक्शनिज्म में विश्वास करते हैं, जिनकी जो अप्रोच है डिप्लोमेसी को लेकर वो डायरेक्ट किस्म की है। वो इधर उधर की बात करने की बजाय सीधी बात करते रहे हैं। और जाहिर है कि फिर हमारे लिए सवाल है कि क्रिटिकल क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, इमिग्रेशन, इन इश्यूज पर भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के मायने क्या हैं, और हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं जिनसे लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध और भारतीय युवाओं के जो सपने हैं उनका गहरा संबंध इन शुरुआती फैसलों से है। सबसे पहले इमिग्रेशन पॉलिसी को ही देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से। पहले दिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए हैं उनमें से एक ऑर्डर बर्थ राइट सिटीजनशिप कैंसिलेशन है। ये एक ऐसी चीज है जो अमेरिका में दशकों से पहले से थी। अमेरिका पूरा का पूरा देश ही दरअसल इमिग्रेंट से बना हुआ देश है। इसलिए अमेरिका की नीति थी कि अमेरिका की जमीन पर पैदा हुआ कोई भी बच्चा अमेरिकी सिटीजन होता है। बहुत सारे भारतीयों को, बहुत सारे दूसरे देश के लोगों को इसी रास्ते से सिटीजनशिप मिली है। भारतीय युवाओं में बहुत सारे युवा इसलिए अमेरिका जाते हैं कि वे अमेरिका में जाकर जो परिवार बसाएंगे उस परिवार के बच्चों को ऑटोमेटिकली अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी। और सिटीजनशिप, खासतौर से अमेरिकी सिटीजनशिप, इन भारतीय परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यद्यपि कहा यह जा रहा है कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की लीगैलिटी पर सवाल है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कम से कम इंटेंशन साफ साफ बताता है कि अब अमेरिकी प्रशासन जो नागरिकता का सवाल है उसे लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। और केवल नागरिकता का मामला नहीं है, H1B और L1 वीजा जो भारतीयों के हिस्से में सबसे ज्यादा आता है। H1B वीजा में माना जाता है कि 70% लोगों को वीजा मिलता है वो भारतीय होते हैं, क्योंकि ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को दिया जाने वाला वीजा है। अब इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस भी बढ़ी है, इस पर स्क्रूटनी ज़्यादा होने वाली है। और H1B वीजा पर जो लोग वहाँ होंगे उनके बच्चों को, जैसा हमने कहा कि अपने आप में सिटीजनशिप नहीं मिल रही है। इनफैक्ट H1B वीजा से सिटीजनशिप का जो पाथवे है उसे भी और ज़्यादा मुश्किल किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं कि जो नए लोग हैं उन पर असर पड़ेगा। सच्चाई ये है कि जो वहाँ पहले से हैं उनमें माना जा रहा है कि 7.25 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं जो कि डंकी रूट से पहुंचे, जो कि स्टूडेंट वीजा से गए और उसके बाद उन्होंने वीजा कंडीशंस को वायलेट किया इत्यादि इत्यादि। वे वहां पर रहकर काम कर रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं। लेकिन अब उनके डिपोर्टेशन का, उनको वहां से भारत वापस भेज दिए जाने का खतरा उन पर बहुत गहराई से मंडरा रहा है।
ये जो वापस भेज देना है, जो डिपोर्टेशन है, ये जरूर आपके अंदर कुछ बेल रिंग करेगा, कुछ घंटियां बजाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत में भी लगातार डिपोर्टेशन को लेकर बात की गई है। बांग्लादेशी, अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी, या जिन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जाता है, उन्हें लेकर बार बार सरकार ने और अलग अलग राज्यों के प्रशासनों ने यह कहा है, दिल्ली पर भी ये लागू होता है, कि इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये डिपोर्टेशन भारतीयों पर भी लागू हो रहा है। इसको थोड़ा गंभीरता से समझिएगा कि क्यों ये जो हाइपर नेशनलिस्ट टोन है, ये हमेशा मानवता की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं होती। ये तो बात हुई इमिग्रेशन को लेकर, लेकिन स्वाभाविक है आप लोग परीक्षा के लिए और अन्य चीजों के लिए यह भी जानना चाहेंगे कि अन्य जो संबंध के आधार हैं, मसलन इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो दूसरे पक्ष हैं, उन पर क्या प्रभाव होने वाला है अगले 4 सालों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि ब्रिक्स को लेकर बार बार माना जाता है कि डी डॉलराइजेशन जिसे कहा जाता है, यानी कि आपसी संबंधों में भारत को ब्राजील से कुछ मंगाना है, भारत को चीन से या रूस से कुछ मंगाना है, या किसी अन्य देश से कुछ मंगाना है, लेकिन ये जो मंगाना है या भेजना है, एक्सपोर्ट होना है या इंपोर्ट होना है, इसके लिए जो मुद्रा है वह पूरी दुनिया में डॉलर इस्तेमाल की जाती रही है बड़े पैमाने पर। अब पिछले कुछ समय से ब्रिक्स के इनिशिएटिव में डी डॉलराइजेशन का नाम चारों तरफ सुनाई दे रहा था, जिसमें था कि 2 देश, अगर उनमें से एक अमेरिका नहीं है, तो डॉलर में क्यों आदान प्रदान होना चाहिए, क्यों ना उन देशों की किसी मुद्रा में हो। इसी को डी डॉलराइजेशन कहा गया और इसको लेकर बहुत सारा विवाद रहा है, क्योंकि अमेरिका इस बात को लेकर एकदम आगाह करता है कि अगर कोई डी डॉलराइजेशन की कोशिश करेगा, खासतौर से ब्रिक्स नेशन, तो ट्रंप का कहना है कि हम 100% टैरिफ्स लगाएंगे। और अब स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। अगर वास्तव में ये हैवी टैरिफ्स आते हैं तो भारत का बहुत सारे देशों के साथ, खासतौर से अमेरिका के साथ, जो एक्सपोर्ट की गुंजाइश है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 100% टैरिफ जो है मार्केट में सस्टेनेबल नहीं होता है, नहीं चल पाता है। कुल मिलाकर ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट वाला, या जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो दावा है, वह भारत के लिए कई महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंसेस लिए हुए है, और इसे हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। भारत के अलग अलग राज्यों से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बिहार से, अलग अलग राज्यों से युवा ये सपना लेते रहे हैं कि वे अमेरिका जाकर सेटल होंगे और फिर वहां से भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे। इमिग्रेशन वाले मुद्दे पे हमने देखा कि उसका क्या गहरा असर ट्रंप के आ जाने से पड़ रहा है, लेकिन अब दूसरी चीजों में, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में लेकर, अमेरिका की ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये फाइनेंशियल मार्केट्स में भी एक तरह की वोलेटिलिटी लेकर आती है। पिछले कुछ समय से लगातार हमें इसका प्रभाव जो है वो भारतीय शेयर बाजारों पर या फाइनेंशियल मार्केट्स पर दिखाई दे रहा है। ये तो फाइनेंसिस की बात हुई। अगर आप इकोनॉमिक इंपैक्ट्स को लेकर देखें तो कुछ लोगों का मानना है कि डबल एज्ड है। कुछ मामलों में कुछ फायदा भी हो सकता है, कुछ मामलों में नुकसान हो सकता है। जैसे कि अमेरिका बड़े पैमाने पर, ट्रंप ने आके घोषणा की, $500 बिलियन एआई इकोनॉमी में डाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा कमतर किया जाएगा, चाइना पे डिपेंडेंस कम की जाएगी। और बहुत सारे भारतीयों का कहना है कि इसका मतलब भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट्स को कम किया जाएगा, चाइना पे डिपेंडेंट कम की जाएगी, तो भारत एक विकल्प के तौर पर हो सकता है उपलब्ध हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत बड़े पैमाने पर इससे नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि अमेरिका कुल मिलाकर आउटसोर्सिंग को कम करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग को वापस अपने बॉर्डर्स के अंदर लेकर आना चाहता है, और इस मैन्युफैक्चरिंग में, इस ट्रेड में बहुत सारा हिस्सा पहले से भारत का भी है, केवल चीन का नहीं है। इसलिए वह फैक्टर भी नुकसान करेगा। ये आईटी सेक्टर पे साफ साफ तौर पर दिखाई देता है, और फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उस पर भी ये दिखाई देगा। कुल मिला के जो इंडियन फार्मा है, जो हैविली डिपेंड करता है यूएस मार्केट पर, वह इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से हो सकता है कि नुकसान की स्थिति में। ध्यान रखिएगा, भारत में जो हमारा पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर है, वह चाइनीज इंग्रेडिएंट्स पर, चाइनीज सप्लाईज पर डिपेंडेंट है। और अमेरिका की जो नई नीतियां घोषित हो रही है, उनमें वे कंपनियां जो चाइना से जो इंपोर्ट्स होंगे उन पर आधारित होंगी, उन्हें डिस्करेज किया जाएगा।
तो इसका मतलब है कि इसका नुकसान भी भारत को होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, कुछ क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज बढ़ भी सकती हैं। आईटी में माना जा रहा है डोमेस्टिक आईटी एक्सपेंशन हो सकता है, तो वह एक लाभ की स्थिति हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर दुनिया अमेरिका के इस नए राष्ट्रपति के आने के कारण एक जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग की तरफ जाएगी। और यहां पर एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसे मैं चाहता हूं कि आप गंभीरता से सोचें। हम लोगों को बहुत बार हाइपर नेशनलिज्म का नशा दिया जाता है। हमें यह नशा दिया जाता है कि दुनिया में आपका देश सबसे अच्छा है, दुनिया में आपके देश में ही सबसे खूबसूरती है, सब कुछ है, और इसलिए आपको अपने ही देश के बारे में सोचना चाहिए। ये कभी कभी स्थानीय स्तर पर बिक जाने वाला उत्पाद लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आम लोगों को एक तरह का जोश दिलाया जा सकता है और उनके कष्ट, वो जब तक उस नशे में रहते अपने कष्टों को भूल जाते। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि अब दुनिया बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपके देश में हाइपर नेशनलिज्म होगा तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया में या अन्यथा इंडिपेंडेंट कारणों से दूसरे देशों में भी हाइपर नेशनलिज्म होगा। और जिस तरह का म्यूचुअल डिपेंडेंस अब दुनिया में है, ऐसे में कोई भी हाइपर नेशनलिज्म दरअसल नुकसानदेह सिद्ध होता है। भारत जैसे देश को, खासतौर से 140 करोड़ के देश को, जिसको लगातार ग्रेन्स की सप्लाई वाली जगह माना जाता है, जो बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे हैं जो रेमिटेंसेस पे डिपेंड हैं, जो कि हमारे युवा लोग, परिवार के लोग विदेशों में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, कनाडा में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में काम करते हैं, और वे रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो घर पर पैसा भेजते हैं, उनके घर उस पैसे से चलते हैं। उन राज्यों की अर्थव्यवस्था में उस पैसे की भूमिका होती है, इस देश की अर्थव्यवस्था में उस पैसे की भूमिका होती है। और अगर अब ये हाइपर नेशनलिज्म जो हमने अपने देश में भी देखा और अब हम अमेरिका में देख रहे हैं, यह हाइपर नेशनलिज्म और बढ़ता है और एक दूसरे को फीड करता है, तो मजेदार बात है कि ये एक दूसरे के लिए पक्षधर नहीं होता, ये एक दूसरे को एक के खिलाफ खड़ा होता है। जरा उन एनआरआईज के बारे में सोचिए जो अमेरिका में थे। वे H1B वीजा पर थे, वो अनडॉक्यूमेंटेड थे, वो वर्क वीजा पर थे, वो स्टूडेंट वीजा पर थे, और वे खुद डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप में भारतीय हाइपर नेशनलिज्म की छवि दिखाई देती थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे भारत में हाइपर नेशनलिज्म अच्छा है, राइट विंग अच्छा है, उसी तरह से अमेरिका में भी होगा। लेकिन जैसे ही सरकार में ये डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं, वे जो फैसले लेते हैं वो इन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये इन लोगों की जो करियर की, जो उन्होंने अपनी रास्ता चुना हुआ था, जो सोचा हुआ था, उसको बहुत गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ के लिए माना जा रहा है कि अब ग्रीन कार्ड हासिल करना या सिटीजनशिप हासिल करना लगभग एक टनल्ड विजन है, बहुत दूर का सपना है, शायद वो कभी पूरा नहीं होगा। तब सवाल है कि भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए, परीक्षा में पूछा जाए कि फिर भारत के लिए पॉलिसी चेंजेस क्या होने चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि अब हमें मेजर इकोनॉमीज पर अपनी डिपेंडेंस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमें रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। हम ब्रिक्स को लेकर बात कर सकते हैं, हम साफ्टा को लेकर बात कर सकते हैं, हम साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर बात कर सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर हम जानते हैं कि साउथ एशिया सार्क का की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर भारत के संबंध अपने निकटवर्ती देशों से अच्छे हों तो यह भी एक तरह का काउंटर बैलेंस होगा अमेरिका के साथ संबंधों के में उतार चढ़ाव को लेकर। ऐसे ही हम लोगों को जाहिर है कि अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बेहतर करना पड़ेगा। ये एसेंशियली प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। ये इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चूंकि अब हमारे पास विदेशों में रोजगार के अवसर हो सकता है समाप्त, क्योंकि अगर ये अमेरिका ये फैसले ले रहा है तो स्वाभाविक है कि ये इसी किस्म के फैसले फिर कनाडा भी लेगा, ऑस्ट्रेलिया भी लेगा, यूरोप भी लेगा, जहां पर हम बड़े पैमाने पर अपने इमिग्रेंट्स को भेजते हैं। तो स्वाभाविक है हमें अपने देश में मजबूत बनना पड़ेगा, हमें अपने रोजगार जो हैं उनके अवसर बढ़ाने पड़ेंगे। ये हमारी पॉलिसीज में होना चाहिए। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि रातों रात ट्रंप का नजरिया बदलेगा, लेकिन हम जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाइमेट कमिटमेंट को लेकर अमेरिका पर दबाव बना सकते हैं, हम इंटरनेशनल जो अलग अलग मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा
जो खाका है वह बनता है, लेकिन डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट डेफिनेटली अब शुरू हो रही है। जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग अब फिर से करने की आवश्यकता है। अपने फाइनेंशियल मार्केट्स को फिर से सिक्योर करना पड़ेगा, और इसलिए अमेरिका का के ये नए राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप को आना एक महत्वपूर्ण परिघटना है, जिसे आपको परीक्षार्थी के तौर पर भी समझने की जरूरत है और अपने सपनों को रीअलाइन करने के लिए भी जरूरत है। अगर आप वह व्यक्ति हैं जो घर बेचकर, जमीन बेचकर, कर्जा लेकर किसी भी तरीके से विदेश की जमीन पर पहुंच जाने को अपना सपना बनाए हुए हैं, तो दोबारा से सोचिए। अब विदेश में होने वाली एक राजनीतिक घटना आपके इस तमाम सपने को चकनाचूर कर सकती है। ये केवल हमारा अमेरिका को लेकर नहीं, अन्य देशों को लेकर भी इसे उसी रूप में समझने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप का आना यूं वहां की स्थानीय राजनीति है। कोई देश किसे अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनाएगा, यह उस देश के नागरिक ही तय करेंगे। लेकिन जब अर्थव्यवस्थाएं इतने गहरे तौर पर जुड़ी हुई हों, इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार ट्रेवल कर रहे हों, लोगों के सपने केवल अपने नहीं, विदेशी जमीन पर जो राजनीति होती है उससे भी प्रभावित हो रहे हों, तब हमें केवल उनकी राजनीति नहीं, अपनी राजनीति को भी संतुलित रखने की आवश्यकता है।